हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बिहार विधानसभा में जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की एग्ज़ाम होने वाली है उसकी पीटी की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो इसके तहत हम लोग एक क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं। तो कल की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड किया था, जिसमें हमने जनरल नॉलेज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने डिस्कस किए थे फैक्ट्स के साथ। और उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के लिंक में और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करवा दिया है, आप लोग ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की प्रैक्टिस सेट 1 में हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे और ये पीटी एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित राशियों पर विचार कीजिए। मतलब कि यहाँ कुछ राशि दिए गए हैं, इस पे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि वेग यानी कि मोमेंटम, संवेग यानी कि इम्पल्स, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन और बल यानी कि फोर्स। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपरोक्त में से कौन सी एक सादिश राशि है, मतलब कि विच ऑफ द अबव इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें पता है फिजिक्स में क्वांटिटी जो होती है, राशि, दो तरीके की होती है, एक वेक्टर और दूसरा स्केलर। तो हमें ये बताना है कि इन सब ऑप्शन में से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सी और डी, ये चारों एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो एक वेक्टर मात्रा कोई भी मात्रा है जिसमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और दिशा यानी कि डायरेक्शन होती है, जैसे कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट या फिर वेग या मोमेंटम। सादिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में सादिश राशि बोला जाता है, को गणितीय वस्तुओं द्वारा दर्शाया जाता है जिन्हें वेक्टर कहा जाता है। तो ज्योमेट्रिकली वेक्टर क्वांटिटी को एक तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि कोई भी क्वांटिटी है, सपोज करिए कि बल, फोर्स का, तो उसका क्या है, सिंबल ये है। तो जब हमें ये दिखाना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एक तीर इस तरीके का निशान बना होगा। अब दूसरा क्वांटिटी है स्केलर। तो स्केलर एक ऐसी भौतिक मात्रा है जो पूरी तरह से इसके परिणाम द्वारा वर्णित है। मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है स्केलर में। लेकिन वेक्टर में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है यानी कि परिमाण, और दिशा भी होती है यानी कि डायरेक्शन। तो कुछ इसके एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, जैसे कि फोर्स है, तो फोर्स का सिंबल क्या होता है, यहाँ मैंने बता दिया। फिर इम्पल्स है, तो इम्पल्स का सिंबल क्या होता है, जे। और जब ये वेक्टर हमें दर्शाना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हमें एक एरो दे देना है। फिर एक्सिलरेशन यानी कि त्वरण, तो इसका सिंबल होता है यह छोटा ए और इसके ऊपर हमें एरो दे देना है। फिर होता है मोमेंटम यानी कि वेग, तो इसका सिंबल होता है पी और इसके ऊपर जब हम ये एरो दे देंगे तो यह दर्शाएगा कि यह एक सदिश राशि है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंख के निकट बिंदु से दूर बिंदु तक की दूरी को क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आंख के निकट बिंदु मतलब कि आंख से जो जितने नजदीक से कोई चीज हमें दिख सकता है, और एक डिस्टेंस जहां पे हमारा जो दृष्टि है वह खत्म हो जाता है, मतलब कि इसके आगे हमें नहीं दिखता है, इसके और इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दृष्टि विस्तार यानी कि विजन एक्सटेंशन। तो मतलब कि आंख के कोई ऑब्जेक्ट जितना नजदीक रखा हुआ है, मतलब कि अगर किसी चीज को अगर एकदम हम लोग आंख के पास ले आए तो वो भी हमें नहीं दिखेगा, मतलब कि उसकी भी एक लिमिट होती है। और बहुत ज्यादा भी अगर किसी चीज को हम अपनी आंख से दूर ले जाते हैं तो वो भी नहीं दिखता। मतलब कि एक ऐसी दूरी, नजदीक की और दूर की दूरी, जहां पे ये दोनों विजिबल हो, उन दोनों के बीच की दूरी को विजन एक्सटेंशन यानी कि दृष्टि विस्तार बोला जाता है। चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि यह आंख है, तो आंख की जो सबसे निकटतम दूरी है वह 25 सेंटीमीटर है एक युवा वयस्क में। और जो ये दूरी है, दूर की दूरी, ये अनंत है, इन्फिनिटी इसे बोला जाता है। एक सामान्य आंख उन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है जो 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी के बीच में होती है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है, यानी कि व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा स्नेल्स लॉ, यानी कि ऑप्शन सी, स्नेल का नियम ही कहा जाता है अपवर्तन के दूसरे नियम को। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, अग्निशामकों में खाने का सोडा प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होता है। फिर ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, शीशे के उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना प्रयोग में लाया जाता है। और ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऊपर दिए गए सारे ऑप्शन सही हैं।
तो हम लोग इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, जैसे बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन तब होता है जब यह आग की उच्च गर्मी के साथ प्रतिक्रिया करता है। फिर दूसरा है क्विकलाइम। क्विकलाइम, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, कांच के उत्पादन में एक प्रमुख घटक है। और ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, कि इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली रोटरी भट्टों में जिप्सम, यानी कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 और 2H2O, इसको 120 डिग्री पर गर्म करके तैयार किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किन तत्वों के अल्प मात्रा स्टेनलेस स्टील के निर्माण में आवश्यक होती है। मतलब कि ये नीचे दिए गए जो ऑप्शन है, इसमें से कोई हमें ये बताना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिसके छोटे मात्रा यानी कि अल्प मात्रा स्टेनलेस स्टील को बनाने में उसका यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रोमियम और निकल। तो स्टेनलेस स्टील बेसिकली है क्या, लोहे, कार्बन, क्रोमियम और अन्य तत्वों जैसे निकल, मैंगनीज आदि का एक मिश्र धातु होता है। यह निश्चित प्रतिशत के ऊपर क्रोमियम स्टील को स्टेनलेस बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, ऑक्टोपस एक। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि ऑक्टोपस किस तरीके का प्राणी है। क्या यह एक संधिपाद है यानी कि ऑन्थ्रोपॉड, शूलचर्मी है यानी कि इकिनोडर्म, हेमिकार्डा है, या फिर मृदु कवची है जिसे सॉफ्ट शील्ड बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एक, ऑक्टोपस जो है एक मृदु कवची है। देखिए यह इमेज मैंने लगा दिया है। ऑक्टोपस कुछ इस तरीके का होता है। बहुत सारे लोग ऑक्टोपस और स्क्विड में कंफ्यूज होते हैं। अब ऑक्टोपस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या है। ऑक्टोपस एक नरम शरीर वाला 8 अंग वाला मोलस्क है जो कि एक ऑक्टोपोडा होता है, ऑक्टोपोडा फैमिली का होता है। ऑक्टोपोडा में लगभग 300 प्रजातियां शामिल है, जैसे कि स्क्विड, कटलफिश और नोटिलिड्स। नरम शरीर मौलिक रूप से अपने आकार को बदल सकता है। मतलब इसका जो नरम शरीर होता है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है। नरम शरीर होने के कारण यह अपना आकार बदल लेता है और बहुत छोटे गैप्स, मतलब जहाँ छोटा जगह भी रहता है उसमें भी यह अपने आप को सिकुड़ के उस जगह से पार कर लेता है। इसमें एक और फीचर होता है, विशेषता होती है ऑक्टोपस में, कि यह कैमोफ्लेज कर सकता है। मतलब कि यह परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपना जो रंग है वह बदल सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, ओम मीटर किसकी इकाई है। तो इस तरीके के भी सवाल एग्जाम में आते हैं इकाई से रिलेटेड। तो यहाँ पूछा जा रहा है ओम मीटर के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा रेजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता का इकाई है ओम मीटर। तो ओम मीटर जो बेसिकली यह होता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इन एन ओशियन। मतलब कि समुद्र में जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सोनार। सोनार के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देता हूँ। सोनार का उपयोग बेसिकली समुद्र के तल पर वस्तुओं को खोजने के लिए किया जाता है। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। हो सकता है सोनार के फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन रहे कि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए। सोनार जो कि समुद्र में सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने में इस्तेमाल किया जाता है, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह होता है सोनार का फुल फॉर्म। अब चलिए क्वेश्चन 9 हम लोग देखते हैं, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिर रही हो तो उसका भार बना रहता है। क्या वह शून्य हो जाता है, वही रहता है, मतलब जितना उसका भार रहता है वही रहता है, या फिर उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वही रहता है। क्यों? क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही होती है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य किया जाता है, लेकिन वस्तु किसी भी सतह पर अपना बल नहीं लगा रहता है। इसीलिए वस्तु का जो वजन होता है वह सेम वही रहता है जो उसका एक्चुअल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब किसी जगह हो सकता है 98.6 डिग्री लिखा, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यह बहुत पहले का क्वेश्चन है, तो माइट भी हो सकता है उस समय जो स्टैंडर्ड है इंडिया का स्टैंडर्ड, या फिर यह जो बॉडी टेम्परेचर होता है, जैसे यहाँ पे 98.6 डिग्री इंडिया में माना जा रहा है, लेकिन यही अगर कोई ठंड प्रदेश होगा तो वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर यह नहीं होगा, वैरी करता है वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका डिग्री सेल्सियस में इसका समतुल्य तापमान क्या होगा। तो बेसिकली हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना। तो इसका राइट आंसर होगा 36.89 डिग्री सेल्सियस।
अब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि जो भी डिग्री दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में से हमें 32 माइनस करना है। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। इसे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 5/9 में। 98.4 से 32 माइनस करेंगे और इसे फिर हम डिवाइड करेंगे 5/9 से, तो जो हमारा जो आंसर है वह 36.89 डिग्री सेल्सियस है। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 3 तरीके के स्केल होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। बेसिकली केल्विन ही टेम्परेचर का ऑफिशियल ये स्केल है, मतलब कि इसकी इकाई है। लेकिन तीनों का इस्तेमाल होता है, फ़ारेनहाइट का भी होता है, सेल्सियस का भी होता है और केल्विन का भी होता है। तो फ़ारेनहाइट में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में 310.2 केल्विन। इसमें कोई डिग्री नहीं लगता। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा एक विधान परिषद मेंस के बारे में अपडेट ले लेते हैं कि इसकी तैयारी हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पे चल रही है, या उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। छोटा सा अमाउंट है, इसे पे कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए इस फी में कोई भी तैयारी नहीं करवा रहा और आपको 10 मॉडल सेट फुल लेंथ क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडल सेट, जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में बहुत मदद मिलेगा और उसमें सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड है। या जो मॉडल सेट है उसके और मॉडल आंसर हैं, या इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप सिर्फ इसे भी पढ़ के जाओ तो आपका मेंस जो है वह क्लियर हो जाएगा। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 499 रुपीज़ पे कर देना है और फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। एक बार आपका पेमेंट कंफर्म हो गया तो फिर आपका ज्वाइन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर आप वहाँ से क्वेश्चंस डाउनलोड करिए, अपने क्वेरी पोस्ट करिए और मेंस की तैयारी करिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। अलॉयज ऑफ विच मेटल इज यूज्ड टू मेक एरोप्लेन एंड पार्ट्स ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, मतलब कि हवाई जहाज और ट्रेन के कुछ पार्ट्स बनाने के लिए कौन सा मिश्र धातु इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किस मेटल का मिश्र धातु। तो इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का मिश्र धातु इस्तेमाल किया जाता है हवाई जहाज और ट्रेन के डिब्बों का कुछ हिस्सा बनाने के लिए। मतलब कि एल्युमिनियम के एलॉय का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह बहुत हल्का होता है और किसी भी प्रेशर में, मतलब कि इस पे बहुत ज़्यादा भी प्रेशर पड़े तो यह टूटता या फिर पचक अपना शेप नहीं बदलता है ईजिली, बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए एल्युमिनियम के एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज प्रीडोमिनेंट इन द ओशियन, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा नमक समुद्र में प्रमुख है, समुद्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। तो सोडियम क्लोराइड जो है वह समुद्र में काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। तो यह काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा कॉकरोच, यानी कि तिलचट्टा। देखिए कॉकरोच के खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसलिए उनका खून का रंग जो है वह वाइट होता है, सफ़ेद होता है। कॉकरोच किस प्रजाति से आती है, तो वह फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर होगा DNA। देखिए DNA हम लोग सुनते हैं किसी भी जगह, मतलब आम बोलचाल में भी, कि उसका DNA ये है, उसके DNA में ये है। तो बेसिकली क्या होता है, यह वंशानुगत जो चीज़ें होती हैं उसको वो कैरी फॉरवर्ड करता है। मतलब कि अगर दोनों पेरेंट में अगर कुछ गुण है तो यह DNA की मदद से ही वह उसके बच्चों में वह गुण आता है। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली यह है क्या, तो सभी जीवों में हेरिडिटरी फीचर्स इसी के कारण आती है। DNA क्या है, एक जीन बनाता है जो प्रत्येक व्यक्तिगत जीव में अद्वितीय यानी कि यूनिक फीचर्स के लिए कोड करता है। अब चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन एज, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन A, विटामिन B2, विटामिन K और विटामिन D। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B2। विटामिन B2 जो है वह पानी में घुलनशील है। देखिए विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक पानी में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। पानी में घुलनशील कहने का मतलब क्या है। पानी में घुलनशील विटामिन पानी में घुल जाते हैं और वह शरीर में जमा नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि उन्हें आहार के माध्यम से नियमित रूप से सेवन किया जाना चाहिए। देखिए पानी में घुलनशील है, शरीर में स्टोर नहीं होता, मतलब कि यह यूरिन के माध्यम से और पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से निकल जाता है। इसीलिए रेगुलरली
हमें बोला जाता है कि आप ये सब्जी खाओ, वो फल खाओ, क्योंकि उसमें ये विटामिन है और वह हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर उसकी कमी होती है तो कई सारे रोग होते हैं, जैसे कि विटामिन बी के कमी से क्या रोग होता है, विटामिन सी के कमी से क्या रोग होता है, क्योंकि यह पानी में घुलनशील है। दूसरा होता है वसा में घुलनशील। तो फैट सोल्यूबल विटामिन, देखिए उसके लिए एक ट्रिक है, ये कुछ इस तरीके का KEDA, यानी कि कीड़ा इसे बोल सकते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, यह फैट सोल्यूबल है। और इनके अलावा जो विटामिन होते हैं वह वाटर सोल्यूबल है। तो बच कौन सा गया? विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी का जो पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है, B1, B2, B5, B6, B7, B9 और B12, ये सारे वाटर सोल्यूबल हैं। और विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, वह जो है पानी में घुलनशील है। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 1 का जनरल साइंस पोर्शन। अब नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा वो होगा प्रैक्टिस सेट 2। उसमें जनरल नॉलेज को डिस्कस करूंगा पहले और फिर उसके बाद जनरल साइंस। तो इसमें हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ देखे और इसका जो PDF है वह डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।